तो लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कौन से होते हैं बताओ? ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से बने हो, जैसे कि दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से जुड़ जाए, दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। और हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट, इसलिए इसको हाइड्रोजन का एलिमेंट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहेंगे। और हाइड्रोजन एलिमेंट है इसलिए ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी दो एटम मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि दो हाइड्रोजन का एटम हो और एक ऑक्सीजन का एटम हो, तो ये क्या बन गया? H2O। H2O क्या है? ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है, इसलिए ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड का। तो इस कैसे पता लगोगे? बहुत सिंपल तरीका, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग एलिमेंट के एटम हो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा। ये कंपाउंड की पहचान भी यही है कि उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये तो कंपाउंड है श्योर। तो फिर इसका मतलब इसका जो ये पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, तो इसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे, लेकिन किसका? कंपाउंड का, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर सेम एटम का मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अलग अलग एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, अलग अलग एलिमेंट के एटम से बना मॉलिक्यूल है, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम से, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहेंगे। इसके बाद एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं एटोमिसिटी। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as its atomicity। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं वही उसकी क्या हो जाएगी? एटोमिसिटी। तो ज़रा यहाँ देखो, ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें नंबर ऑफ एटम आप देख सकते हो, नंबर ऑफ एटम हर मॉलिक्यूल में दो दो है, तो इनकी एटोमिसिटी हम क्या कहेंगे कि इनकी एटोमिसिटी है 2, ठीक है। तो इनकी एटोमिसिटी क्या है? 2। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं जैसे कि मेटल, जितने भी मेटल्स हैं और कुछ अदर एलिमेंट जैसे कार्बन, इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि इनमें बहुत ही लार्ज नंबर और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर से सुनना, अब मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन, ये जो एलिमेंट है इनमें हम मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वो इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पूरा कलेक्शन होता है, तो उनका कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। तो फिर भी अगर इनको आपको एटोमिसिटी देनी हो मेटल की, तो मेटल्स की एटोमिसिटी हम 1 लेते हैं, 1। कार्बन की भी एटोमिसिटी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो कुछ नॉन मेटल्स है जिनकी एटोमिसिटी आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, बुक में भी एक टेबल दे रखी है। तो जैसे कि
आर्गन। आर्गन एक नोबल गैस है और ये नेचर में इसका जो मॉलिक्यूल होता है सिंगल एटम की फॉर्म में पाया जाता है, सिंगल एटम। तो इसलिए इसकी एटोमिसिटी होगी 1 और इसको हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब सिंगल, एक ही एटम है। इसी तरह से हीलियम, ये भी नोबल गैस है, इसलिए इसकी भी एटोमिसिटी होगी 1, इसको भी हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो इसकी एटोमिसिटी भी मोनो एटॉमिक होगी। हीलियम के बाद जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फ़र, इनकी एटोमिसिटी आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन जो है वो नेचर में O2 की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो इसे हम इसकी एटोमिसिटी 1 तो नहीं कहेंगे, 2 है, तो इसलिए इसको कहते हैं डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन भी बताओ, 2 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक। ठीक है, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक। फॉस्फोरस, ये है टेट्रा एटॉमिक। क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि इसकी एटोमिसिटी होती है 4, क्योंकि फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है P4। देखो फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो है P4, तो इस 4 को हम टेट्रा कहते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे टेट्रा एटॉमिक। इसी तरह से जो सल्फ़र है वो होता है उसका मॉलिक्यूल S8। ठीक है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 8, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम पॉली एटॉमिक भी कह देते हैं। पॉली मतलब बहुत ही ज़्यादा एटम का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर सिंपली आपको एटोमिसिटी लिखनी है, आर्गन की 1, हीलियम की 1, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 2, नाइट्रोजन की 2, फॉस्फोरस की 4, सल्फ़र की 8, तो ये आपको कुछ एटोमिसिटी याद होनी चाहिए, कुछ एलिमेंट की एटोमिसिटी। मेटल्स की एटोमिसिटी क्या ली जाती है, 1 ली जाती है। ठीक है, कार्बन की 1। तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉलिक्यूल के बाद, वो है आयंस। आयंस यानी कि आयन क्या होता है, देखो जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि ये हम एक स्फीयर बना देते हैं, ये एक एटम है, तो एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। इसके 3 तरह के पार्टिकल से एटम बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जिसमें जो न्यूट्रॉन होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। यानी कि एटम खुद अपने से भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। प्रोटॉन जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम +1 ले लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसे नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, इसमें इसको -1 लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम में उसका एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस किसका, न्यूक्लियस एटम का, यानी उसका सेंटर। तो न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, NP लिख दिया मैंने। तो ये 2 तरह के पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह से। ठीक है।
तो ये बहुत ही हाई स्पीड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ, और यही होता है एक एटम। यानी कि एटम इज़ द कलेक्शन ऑफ 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तक हम कहते आ रहे थे कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, बट ऐसा नहीं है। एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं, यानी कि एटम खुद अपने से छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ देखें, एक पेन है, तो हम जानते हैं कि ये देखने में तो आपको पेन है, सॉलिड लग रही इसकी पूरी की पूरी बॉडी। कोई नहीं कह सकता कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हमें पता है कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम। अब एटम खुद अपने से भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि एटम भी डिविजिबल है, इनडिविजिबल जो डाल्टन ने कहा था वो सही नहीं है। तो एटम इज़ डिविजिबल। तो ये डाल्टन के जो पॉस्टुलेट थे वो सभी सही नहीं है, उसमें कई ड्रॉबैक्स है, कई गलतियाँ हैं। ठीक है, तो अभी हम एटम का जो स्ट्रक्चर है अगले चैप्टर के लिए इसे रखेंगे, क्योंकि वो चैप्टर ही है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इस चैप्टर में जितना हमें आयन को समझने के लिए जितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ उसी को ही अभी लेते हैं। तो हम क्या समझ रहे थे, एक एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन को भूल जाओ, रीज़न क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब रोल होगा सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। अब जैसे कि मान लो ये हमने बनाया है, एक सोडियम एलिमेंट है, उसका एटम का मॉडल है ये। तो सोडियम एटम जो होता है, उसके हर एटम में जो न्यूक्लियस होगा उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग पाथ में। तो 11, एक प्रोटॉन का चार्ज +1 है, तो 11 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, +11। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, -11। नेट चार्ज कितना हुआ बताओ, नेट मतलब टोटल चार्ज, इतनी तो कैलकुलेशन सबको आती है, ±-0। इसका मतलब एटम जो होता है उसमें 0 चार्ज होता है, तो नेट चार्ज ऑन एन एटम, चाहे वो किसी का भी एटम है, वो 0 होता है। लेकिन अगर जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती तभी ऐसा पॉसिबल है। तो जब सोडियम का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अब क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, अब हमारे न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 11। प्रोटॉन के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल कितने रह गए अब, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया, उसने लूज़ कर दिया है। तो अब बताओ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11 प्रोटॉन का +11, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन केवल 10 है, तो -10 चार्ज। नेट चार्ज अब निकालो ज़रा, तो हमें क्या पता लगता है, नेट चार्ज कितना है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 और बड़े का साइन +1, यानी कि अब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसमें +1 चार्ज आ गया है। तो ये जो चार्ज इसमें एक्वायर हो गया है, अब इसको एटम नहीं कहेंगे हम, इसे अब हम कहेंगे सोडियम आयन। तो ये कहानी है आयन बनने की। तो एटम और आयन में यही डिफरेंस है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है
तो वो बन जाता है आयन। कौन सा आयन? यहाँ पे देख सकते हैं हम, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये सोडियम आयन, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखना आप अच्छी तरह से। सोडियम का सिंबल होता है N और चार्ज कितना है? +1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप हमेशा ही जानते हो, तो सिर्फ प्लस से काम चल जाता है। तो ये है सोडियम आयन और ये एक पॉजिटिव आयन है। और पॉजिटिव आयन को एक और नाम से जानते हैं, कैटायन। क्या नाम? कैटायन। तो अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या नेगेटिव चार्ज वाले आयन भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो अब देखो नेगेटिव आयन वाला चार्ज कैसे बनता है। तो ऐसे हम एक एटम लेते हैं, तो हम एटम ले रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन का। ठीक है, तो ये है इसका न्यूक्लियस। क्लोरीन के एक एटम में 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में। अगर 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन थे तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ये इक्वल होते हैं। किसी भी एक एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हर एलिमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हर एलिमेंट के एटम में जो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये अलग अलग होते हैं, तभी तो वो एलिमेंट अलग है। सोडियम में 11 कहा हमने, क्लोरीन में कितना है? 17। ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8। पोटेशियम के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? पोटेशियम के 19। तो हम क्या देख रहे हैं? एल्यूमिनियम के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 13। तो हर एलिमेंट के एटम में ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये अलग अलग होते हैं, सेम हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एलिमेंट अलग है तो उनके एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग ही होंगे। एक्चुअल में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है जिसकी वजह से एलिमेंट अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग। ठीक है, तो अब आते हैं क्लोरीन एटम में। तो 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में। तो अभी नेट चार्ज कितना है? +17 प्रोटॉन की वजह से, -17 इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। ये हमने पहले भी कहा था, नेट चार्ज किसी भी एटम में 0 होता है। अब ये किसी रिएक्शन के दौरान मान लो इसने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब बताओ, प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, गेन करने की वजह से, अब इलेक्ट्रॉन 17 की जगह कितने हो चुके हैं? 18। तो अब चार्ज निकालेंगे अगर हम टोटल, तो +17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन -18, तो कितना आ रहा है? -1। तो नेट चार्ज आ गया -1, यानी कि इसमें चार्ज कितना आ गया? माइनस। तो अब ये आपका एटम नहीं है, बल्कि अब ये है क्लोरीन आयन। लेकिन क्लोरीन आयन, ये जो नाम है ये इस तरह से नहीं लिखा जाता। नेगेटिव जो आयन होते हैं उनके नाम थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो इसको क्लोरीन की जगह क्लोराइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लोराइड आयन है, इसको देखो, क्लोरीन का सिंबल तो आपको पता है क्या है? Cl। तो चार्ज कितना है? -1। तो ये हमने -1 लिखा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लोराइड आयन बना और नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको हम नेगेटिव आयन कहेंगे। और नेगेटिव आयन को एक और नाम से जानते हैं, एनायन। क्या कहते हैं? एनायन। तो कैटायन, एनायन। कैटायन है आपके पॉजिटिव चार्ज और एनायन है आपके नेगेटिव चार्ज। एक बार फिर से, कैटायन है पॉजिटिव चार्ज और एनायन है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बनते हैं पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं नेगेटिव आयन। अब आपकी बात आएगी, क्या ये प्रोटॉन लूज़ और गेन नहीं हो सकते? नहीं,
किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। केमिकल रिएक्शन होते वक्त केवल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, केवल इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर की तरफ होंगे, आउटर मोस्ट, सबसे एटम के पेरीफेरी यानी बाउंड्री में होंगे, जिन्हें हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और वही इलेक्ट्रॉन लूज़ भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन तक कोई बात जाती नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो है उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में, और अगर प्रोटॉन लूज़ और डोनेट होने लग गया या गेन होने लग गया तो एटम ही ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। जब न्यूक्लियस ही ब्रेक हो गया तो एटम भी, ये कहोगे आप कि उसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो केवल इलेक्ट्रॉन ही लूज़ और गेन हो सकते हैं, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर होते हैं पेरीफ्री में यानी कि बाउंड्री में, जिनको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बनते हैं पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं नेगेटिव आयन। ठीक है, अब जैसे कि मैं कुछ आयन बताऊं, जैसे एल्यूमिनियम आयन है, ये होता है Al3+। तो आप बता सकते हो कि ये आयन कैसे बना होगा। एल्यूमिनियम एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर 1+ यानी कि पॉजिटिव आयन बनता है, लेकिन चार्ज होता है +1। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर बनेगा चार्ज +2, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर बनेगा +3। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम आयन का भी एग्जांपल देंगे, तो मैग्नीशियम का होता है Mg2+, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बनता है। तो ये आपने याद रखने हैं, ये फार्मूले या आयन के। इसी तरह से ऑक्सीजन से बनता है ऑक्साइड आयन, और वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए चार्ज होता है -2। ठीक है, क्लोराइड अभी पढ़ाया था हमने। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये बनता है H+, यानी कि एक +1 चार्ज हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन लूज़ करने के साथ गेन भी करता है आयन, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो चार्ज कितना होगा, गेन करना यानी एक्सेप्ट करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने का -1 यानी 1-। और इसको अब हाइड्रोजन आयन नहीं कहते, हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो एक बहुत आसान सा एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हो कि पॉजिटिव जो आयन होते हैं उनका नाम सेम ही रहता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, लेकिन जो नेगेटिव आयन होते हैं वो बदल जाता है। जैसे अब ये ऑक्सीजन से बना है, लेकिन इसे ऑक्सीजन आयन नहीं कहते, ऑक्साइड आयन कहते हैं। इसको हाइड्रोजन आयन नहीं कहते, इसे हाइड्राइड आयन कहते हैं। इसी तरह से इसको क्लोराइड आयन, इसे क्लोरीन आयन नहीं कहते, इसे क्लोराइड आयन कहते हैं। तो नेगेटिव आयन में नाम लिखने का रूल अलग है। ठीक है, तो याद करना ही होता है इनको, सबके पीछे IDE लिख रहा है, ऑक्साइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, तो यही इसमें कॉमन आप देख सकते हो। तो आयन आपको समझ आ गया कि आयन क्या है। एक एटम हो सकता है जिसमें चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसमें चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी को हम क्या कहते हैं, आयन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन, अब हम सब समझ गए कि आयन वही छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बातें कर रहे थे, आयन भी वही है। बस फ़र्क यह है कि एटम और मॉलिक्यूल ही आयन बन जाते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन कर देते हैं, तब उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन अब हम लिख सकते हैं जब हमने पूरा समझ लिया। तो आयन, तो आयन is an atom or a group of atom, an atom or a group of atom that carries charge, either positive or
नेगेटिव। यानी कि एटम एक आयन एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, एटम्स हैं जो कैरी करता है चार्ज, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब आयन की दो कैटेगरी है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव चार्ज वाले आयन नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को एक और नाम से जानते हैं कैटायन, नेगेटिव आयन आपके एनायन नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल दें हम कैटायन के, एल्यूमिनियम Al3+, मैग्नीशियम Mg2+, NH4 ये अमोनियम है। इस तरह से एनायन के भी एग्जांपल लिखें अगर हम, O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन, Cl- क्लोराइड आयन, H- हाइड्राइड आयन, NO3- नाइट्रेट आयन, SO4 सल्फेट आयन, HO- और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक सिंगल एटम है, दो अलग अलग अल्फ़ाबेट है बट एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, यानी कि ये एक ही एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक एटम है, ये दो एटम है। क्यों बताओ? क्योंकि इसमें दो लेटर है और दोनों ही कैपिटल है, दोनों ही कैपिटल। इसका मतलब ये अलग एटम है और ये डिफरेंट, ये अलग एटम है। ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। और फिर वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो कितना चार्ज एक्वायर कर रहा है? +1। तो ये भी एक आयन हो गया। ठीक है, ये सिंगल एटम के आयन है, ये एक से ज़्यादा एटम के आयन है। सिंगल एटम का आयन, सिंगल एटम का आयन, सिंगल एटम का आयन, ये 4 एटम का आयन है। ये 5 एटम का आयन है, एक सल्फ़र का और 4 ऑक्सीजन का एटम है और उसका ग्रुप है, वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है? -2। ये 2 एटम का आयन है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, और ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है? -1। तो ये है आपका 2 एटम का आयन, यानी एक से ज़्यादा एटम का है। तो ये जो एटम होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम, ये जो आयन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं, उन्हें कहते हैं हम पॉली एटॉमिक आयन्स। ये भी पॉली एटॉमिक आयन है, ये पॉली एटॉमिक आयन। और ये इन्हें हम सिंपल आयन्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल आयन या मोनो एटॉमिक आयन्स। तो ये आपके सिंपल आयन्स हैं, ये ठीक है, ये सिंपल आयन्स है। सिंपल है कि एक एटम का आयन है तो सिंपल आयन, एक से ज़्यादा एटम का आयन है तो पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, अब देखो ये कभी भी गलती मत करना, C कैपिटल है, L स्मॉल है, यानी कि ये एक ही एटम है, सिंगल एटम। ठीक है, समझ आ रहा है? सिंगल एटम, जैसे कि CO, ये C है और ये छोटा O है, तो ये भी सिंगल एटम है, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटम। लेकिन CO दोनों कैपिटल है, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग माने जाएंगे। तो ये है आपका कार्बन और ये है ऑक्सीजन। तो ये एग्जांपल परफेक्ट है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जब दो अल्फ़ाबेट हो, दो लेटर हो, तो तब कैसे पता लगे कि दो एटम है या एक ही एटम है? बहुत आसान है, कैपिटल और स्मॉल लेटर हो तो वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर एक ही एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूल हमने पढ़े थे ना कि जो सिंबल लिखते हैं हम, एटम के सिंबल लिखते हैं, उसमें या तो एक सिंगल लेटर होता है या दो लेटर होते हैं, और वो दो लेटर में से एक कैपिटल होता है और बाकी का स्मॉल लेटर होता है। लेकिन अगर दोनों के दोनों कैपिटल है तो ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक एटम का एलिमेंट, ये एक एलिमेंट का एटम नहीं है। यानी कि ये अलग है, ये अलग है, दोनों कैपिटल है ना, तो ये हमने अब याद होना चाहिए, ये C कार्बन का होता है और O ऑक्सीजन का होता है, यानी कि ये दो अलग अलग एटम है। ठीक है, तो इस तरह से Cl कैपिटल स्मॉल, तो ये एक ही एटम है, एक ही एटम है। ये O भी कैपिटल, N भी कैपिटल, तो ये दो एटम है, बल्कि दो नहीं, एक N का है, एक नाइट्रोजन है, O के नीचे, ठीक इसी के नीचे 3 लिखा है, तो ये 3 किसके लिए काउंट होगा? सिर्फ O के लिए। पावर की तरह इसको लो, तो O 3 बार है, तो ऑक्सीजन के 3 एटम और नाइट्रोजन का 1 एटम, तो टोटल 4 एटम का ग्रुप है। और इस पूरे ग्रुप में कितना चार्ज है? -1। इसमें देखो एक सल्फ़र का एटम है S, 4 ऑक्सीजन का एटम है O4, ठीक है,
और इस पूरे ग्रुप में कितना चार्ज है -2। ये एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, और इस पूरे ग्रुप में कितना चार्ज है -1। इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और एक 4 हाइड्रोजन के एटम है, और इस पूरे ग्रुप में कितना चार्ज है +1। तो ये जो आयन है जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन, और जिसमें एक ही एटम होता है और वो चार्ज एक्वायर करता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनको कहते हैं हम सिंपल आयन। एक एटम वाले आयन सिंपल आयन, एक से ज़्यादा एटम वाले आयन पॉली एटॉमिक आयन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। आयन एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो हमने देखा, एक से ज़्यादा एटम, यानी कि एक से ज़्यादा एटम जो कैरी करता है चार्ज, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो ये आज की हमने क्लास में समझा कि आयन क्या होते हैं, ठीक है। और आप एनसीईआरटी में क्या करना, टेबल 3.6 मैं फिर से बता देता हूँ, टेबल 3.6 को आपको याद करनी है, जिसमें आयंस के नाम दिए हुए हैं, उनके सिंबल दिए हुए हैं, और साथ में उनकी वैलेंसी दी हुई है। ये आपने याद करना है, यानी कि उनका चार्ज भी आपको याद करना है, ठीक है।